नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जी अर्जुन एकेडमी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंग्लो मराठा वॉर। इसमें हम तीनों एंग्लो मराठा वॉर के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। फर्स्ट की टाइमलाइन है 1775 से 1782। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर की टाइमलाइन है 1803 से 1805 और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की टाइमलाइन है 1817 से 1818। 1818 में अंततः अंग्रेज और मराठों के बीच एक संधि होगी जिसका नाम है पूना की संधि। और पूना की संधि के बाद हमेशा हमेशा के लिए मराठा साम्राज्य अंग्रेजों के अधीन चला जाएगा। तो आज की क्लास में डीप कॉन्सेप्ट से अध्ययन किया जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर से। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, इसको समझने से पहले हमें यह देखना है कि इस युद्ध की पृष्ठभूमि आखिर कैसे बनी। हम देखेंगे तो पिछली क्लास में देखा था कि इस समय माधवराव पेशवा बनकर आया और 1772 में उसकी टीबी से मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसका पुत्र नारायण राव पेशवा बना और वो 1 साल ही पेशवा बनने के बाद मराठा सरदार रघुनाथ राव के षड्यंत्र के चक्कर में वो मर गया। इस नारायण राव की मृत्यु का बदला लेगा माधव नारायण राव। और जब वो बदला लेने के लिए रघुनाथ राव के पीछे जाएगा तो रघुनाथ राव पूना से भागकर अंग्रेज बंबई जाएंगे और अंग्रेजों से मदद मांगेंगे, जिसकी वजह से अंग्रेजों को पहली बार मौका मिलेगा कि मराठा राजनीति में आंतरिक रूप से हस्तक्षेप करे। और यही पृष्ठभूमि बन जाएगी फर्स्ट एंग्लो मराठा वार की। तो इसकी शुरुआत जब हम देखेंगे कि आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत कब हुई, तो देखेंगे कि रघुनाथ राव, जिसे हम रघोवा के नाम से भी जानते हैं, रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य एक संधि होगी जिसमें अंग्रेज कहेंगे कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, माधव नारायण राव से आपकी रक्षा करेंगे और आपको बचाएंगे और हो सकता है कि नेक्स्ट पेशवा आपको बना दें। तो ये षड्यंत्र रचा जाएगा दोनों के मध्य। किसके किसके लिए? माधव नारायण राव के लिए। और इसी षड्यंत्र को रचने के लिए इन दोनों के मध्य एक संधि होगी जिसका नाम है सूरत की संधि। इस सूरत की संधि में एक शर्त रखी जाएगी कि पेशवा बनने की तीव्र लालसा के कारण रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से यह संधि कर ली और जैसे ही यह संधि होगी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो जाएगा। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान सबसे पहला युद्ध जो घटित हुआ उसको हम आरस के युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें 2 शक्तिशाली शक्तियां लड़ी, एक अंग्रेज और दूसरा मराठा की तरफ से यानी माधव नारायण राव की तरफ से नाना फडणवीस ने नेतृत्व संभाला। इन नाना फडणवीस को मराठा मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है, यानी काफी योग्य थे और माधव नारायण राव की तरफ से युद्ध का नेतृत्व संभाल रहे थे। इस युद्ध में ना ही अंग्रेज जीते और ना ही नाना फडणवीस, बल्कि युद्ध क्या हुआ, बराबरी पर रुका और कोई भी डिसीजन नहीं आया। दोनों के मध्य एक संधि हुई। इस संधि की शर्तें देखिए क्या हुई थी। इस संधि का नाम पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि किसके बीच? अंग्रेज वॉरेन हेस्टिंग्स और मराठा नाना फडणवीस के बीच। जब युद्ध का कोई प्रभाव नहीं आया फिर भी यह संधि थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखा जाए तो नाना फडणवीस की ओर झुकी हुई थी। देखिए क्या थी शर्तें। इस संधि के बाद अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का पक्ष छोड़ दिया। ये वही रघुनाथ राव है जिसकी सहायता करने का वादा किसने किया था? अंग्रेजों ने, सूरत की संधि में। यानी पुरंदर की संधि को कहें तो सूरत की संधि को तोड़ने वाली संधि थी। इसी में देखें तो इस संधि ने सूरत की संधि को रद्द कर दिया। नेक्स्ट, पूना सरकार राघोवा को 25,000 रुपए पेंशन दे दी और इनसे कहा कि आप अब युद्ध और राजनीति से अलग रहें, और अंग्रेजों को युद्ध में होने वाली क्षतिपूर्ति के रूप में 12 लाख रुपए दे दिए उसी में। लेकिन हालांकि ये संधि जो थी वास्तविक रूप से धरातल पर नहीं आई, जिसकी वजह से दोनों सेनाएं फिर आमने सामने हो गई। युद्ध नहीं हुआ। इस तालगांव के युद्ध में जो पुरंदर की संधि के बाद, हालांकि पुरंदर की संधि हुई तो थी लेकिन धरातल पर नहीं आई और दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। तो आरस के युद्ध के बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के तहत ही एक और युद्ध होता है जिसका नाम तालगांव का युद्ध है। इसका टाइमलाइन 1779। किसके बीच? एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ फिर वही मराठा मस्तिष्क नाना फडणवीस। अंग्रेज का नाम कर्नल कॉकबर्न और मराठों की तरफ से लड़ने वाले व्यक्ति नाना फडणवीस।
तालगांव का युद्ध एक संधि से रुका जिसका नाम है बडगांव की संधि। इस बडगांव की संधि में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी, यानी यह बडगांव की संधि अंग्रेजों के लिए काफी अपमानजनक साबित हुई। देखिए कैसे अपमानजनक हुई। अंग्रेजों द्वारा विजित सभी क्षेत्र मराठों को वापस दे दिए गए। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का हमेशा हमेशा के लिए पक्ष छोड़ दिया। और इसी बीच जब यह बडगांव की संधि अंग्रेजों के लिए आपत्तिजनक थी, अपमानजनक थी, तो इससे अंग्रेजी गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स काफी नाराज होगा और हेस्टिंग्स इस पुरंदर बडगांव की संधि के बाद ही अपनी सेना को 2 टुकड़ों में भेजकर मराठाओं को घेरने की कोशिश करेगा। हालांकि ये युद्ध होगा नहीं और एक संधि के बाद दोनों सेनाएं फिर से सामने आ जाए, मतलब शांत हो जाएंगी और सालबाई की संधि 1782 में अस्तित्व में आएगी। यानी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि के बाद हमेशा हमेशा के लिए लगभग 20 वर्षों के लिए शांत हो गया। तो देखिए सालबाई की संधि में कौन कौन सी पार्टी बीच में आई। एक तरफ अंग्रेज, दूसरी तरफ मराठा और बीच में मीडिएटर के रूप में सिंधिया आ गए। इन्हीं सिंधिया ने सालबाई की संधि को अस्तित्व में लाए और अंग्रेजों और मराठा के बीच एक ब्रिज की तरह काम किया। देखिए इसमें क्या हुआ। इसमें माधव नारायण राव को अंग्रेजों द्वारा पेशवा स्वीकार कर लिया गया और हमेशा हमेशा के लिए रघुनाथ राव की जो दावेदारी थी पेशवा पद के लिए उसको अस्वीकृत कर दिया गया। इसी के तहत जो ये मध्यस्थता निभाई, मध्यस्थता का फल मिला सिंधिया को और सिंधिया को यमुना का पश्चिम क्षेत्र दे दिया गया। किसने दिया? अंग्रेजों ने दिया। इसी के तहत सालसेट और थाना दुर्ग जो कि मराठों के थे वो किसको मिल गए? अंग्रेजों को मिल गए। और इस संधि ने दोनों पक्षों को हमेशा के लिए लगभग 20 वर्षों तक शांत कर दिया और आने वाले 20 वर्ष तक ना ही अंग्रेज और ना ही मराठों के बीच कोई भी युद्ध होगा। इसके बाद हम दूसरा युद्ध पढ़ेंगे। कल तक क्या हो गया था? सालबाई की संधि हो गई थी ना, उसके आगे शुरू करते हैं। चलो देखो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? बाजीराव सेकेंड, जिनका टाइम पीरियड 1795 से 1818। 1795 में माधव नारायण राव आत्महत्या कर लेगा और नेक्स्ट पेशवा के बनकर कौन आएगा? बाजीराव सेकेंड। ये किसका पुत्र है? ये रघुनाथ राव का पुत्र है। कौन है रघुनाथ राव? ये वही है जो अंग्रेजों की सहायता लेने के लिए कहा गया बंबई। तो जैसा बाप वैसा ही बेटा, रघुनाथ राव का पुत्र है। इसने सिंधिया के साथ मिलकर, किसके साथ? सिंधिया के साथ मिलकर जसवंत राव होलकर के भाई की हत्या कर दी। अब बताओ जसवंत राव होलकर कैसा आदमी? मजबूत, शक्तिशाली, होलकर साम्राज्य का अच्छा शासक है। ठीक है, इसके भाई की हत्या किसने कर दी? सिंधिया के साथ मिलकर बाजीराव सेकंड से। क्या ये गुस्साएगा? जब ये गुस्साएगा तो ये भय से बाजीराव सेकंड कहां से भागेगा? पूना से भाग जाएगा और अंग्रेजों के पास जाकर जैसे ही रघुनाथ राव ने मौका दिया अंग्रेजों को, वैसे ही उसका बेटा दूसरा मौका दे रहा किसको? और दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। समझ? हाँ, यही पृष्ठभूमि है। ठीक है, जैसा बाप वैसा बेटा। रघुनाथ राव किसी की हत्या करके भागा। किसकी हत्या करके भागा था? नारायण राव की हत्या करके कहां से भागा? पूना से बंबई, और बंबई जाकर अंग्रेजों शरण ली। उसी तरह से इसका बेटा जसवंत राय होलकर के भाई की हत्या करके भागेगा कहां? पूना से भागेगा अंग्रेजों के पास और अंग्रेजों को मौका और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो जाएगा। चलो टाइम पीरियड क्या है? 1795 से 1818। ठीक है, समझो। जैसे युद्ध होना हुआ, शुरू हुआ, दोनों के मध्य क्या हो गई? बसीन की संधि। काफी इंपॉर्टेंट। कब हुई? 31 दिसंबर 1802। किसके बीच हुई? किसके बीच हुई होगी? बिल्कुल, बाजीराव सेकेंड और अंग्रेज। क्यों? क्योंकि ये जाके कहां जा रहा है? ये शरण ले रहा अंग्रेजों के पास, तो संधि होगी। संधि के तहत देखो क्या किया। पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लिया तथा पूना में अंग्रेजी सेना रख दी। अब पेशवा किसके अधीन आ गया? अंग्रेजों के। जैसे ही इसने संरक्षण स्वीकार किया, अंग्रेजी संरक्षण किसने स्वीकार किया? बाजीराव सेकेंड। और बाजीराव सेकेंड ने अपने ही दरबार में
अंग्रेजी सेना रखी और एक रेजिडेंट बना दिया। रेजिडेंट क्या होता है? सेना क्यों रख रहा है बताओ? अंग्रेजी सेना क्यों रख रहा है समझो। और एक रेजिडेंट नियुक्त कर दिया। देखो क्या है, यह है बाजीराव का मान लो साम्राज्य। यहां पर किसकी सेना होनी चाहिए? बाजीराव की। लेकिन बेसिन की संधि से कौन सी सेना आ गई जो कहां रहेगी? यहां पर रहेगी। यहां पर रहेगी एक रेजिडेंट के अधीन। रेजिडेंट जो अंग्रेजी सेना का रख रखाव रखेगा। सेना है किसकी? रहेगी कहां? बाजीराव के पास। और सेना का खर्च कौन देगा? और यह सेना कहेगी कि यदि आपके ऊपर कोई अटैक होगा तब हम आपकी सहायता करेंगे। अटैक करेगा कौन? जसवंतराव होलकर। उसके अटैक से ये रेजिडेंट बाजीराव सेकंड की मदद करेगा और उसके बदले में इस सेना का रखरखाव कौन करेगा? बाजीराव सेकंड। नेक्स्ट देखो, इस संधि से पेशवा का लगभग 2/3 भाग अंग्रेजों के अधीन। अब बाजीराव इतना डर गया जसवंतराव होलकर से कि अपने पूरे साम्राज्य का 2/3 हिस्सा किसको दे देगा? अंग्रेजों को दे देगा। क्या क्या दिया देखो। पेशवा ने गुजरात के ताप्ती, नर्मदा और तुंगभद्रा के क्षेत्र को यानी 2/3 भाग किसको दे दिया? अब पेशवा के पास कोई शक्ति बच रही है? धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। फिर देखो, सूरत शहर कंपनी को दे दिया। सूरत कैसा शहर है? सूरत कहां पर है? क्या ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में जिसका अधिकार होगा, क्या पानी पर अधिकार होगा? यानी मालाबार तट पर किसका अधिकार हो गया? अब सूरत की कंपनी अंग्रेजों का। जिसका पानी पर अधिकार उसका उसका स्थल पर भी अधिकार। समझ में आया? पेशवा कमजोर होगा और अंग्रेज फिर से उभरने लगे। यानी सूरत भी किसको दे दिया? पेशवा ने अपने सारे वैदेशिक संबंध अंग्रेजों को दे दिए। अब बाजीराव पेशवा यानी पूना दरबार किससे संबंध बनाएगा यह निर्धारण कौन करेगा? अब तो अंग्रेज कहेंगे कि आप फ्रांसीसियों से संबंध नहीं रखेंगे, आप गुजरात के शासकों से संबंध नहीं रखेंगे, आप दिल्ली से संबंध, सबसे संबंध तोड़वा देगा। कौन? अंग्रेज। क्योंकि वैदेशिक संबंध किसके पास चले गए? नेक्स्ट, बाजीराव ने अपनी सुरक्षा के लिए मराठी स्वायत्तता का बलिदान कर दिया। जसवंतराव होलकर से बचे रहने के लिए उसने पूरा साम्राज्य किसके अधीन कर दिया? कहीं ना कहीं मराठा स्वायत्तता को दांव पे लगा दिया उसने। किसके लिए? क्या यह स्वार्थी है? क्या यह कमजोर है? क्या यह अपने बाप की तरह है? और यहां से पेशवा धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? कम होते जाएंगे और अंततः मराठा साम्राज्य हमेशा के लिए किसके अधीन हो जाएगा? अंग्रेजों के अधीन। बस इनकी संधि 31 दिसंबर 1802। ओके, संधि में क्या क्या शर्तें याद रखोगे ना? चलो नेक्स्ट आओ। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। बसीन की संधि से जब अंग्रेज बाजीराव के कार्यों से खुश हो गए तो अब मौका दे दिया कि चलो युद्ध करते हैं। तो एक तरफ कौन है? अंग्रेज का बाहुबली सेनापति कौन? वेलजुली, गवर्नर जनरल। यह भारत में किस उद्देश्य से आया है? सहायक संधि लेकर आया है। यानी यह भारत के विभिन्न राज्यों से क्या कहेगा? सहायक संधि करेगा और सहायक संधि के तहत उन राज्यों को अपने अधीन मिला लेगा। यानी राज्यों की अधीनता किसके तहत स्वीकार की जाएगी? इस सहायक संधि में क्या होगा कि वही वेलजली अपनी सेना एक राज्य के अंदर रखेगा और कहेगा यह सेना आपके विभिन्न आक्रमणों से आपकी रक्षा करेगी और उस सेना का रखरखाव कौन करेगा? आप करेंगे। रेजिडेंट जो सेना का मुख्य है वो किसके प्रति विश्वास पात्री? अंग्रेजों के। राज्यों के अंदर होने वाली समस्त गतिविधियों का अध्ययन करके अंग्रेजों को कौन पहुंचाएगा? रेजिडेंट। यानी कहीं ना कहीं राज्यों पर अधीनता हो गई। किसकी हो गई? अंग्रेजों की। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में कौन कौन? एक तरफ अंग्रेज, गवर्नर जनरल वेजली, उसका सहायक जनरल लेक, दूसरी तरफ समस्त मराठा संघ। जसवंतराव होलकर को छोड़ दो, सॉरी बाजीराव सेकंड को, क्योंकि वो किधर चला गया? अब यहां पर कौन है? सिंधिया, भोसले और पूना। ये तीनों संघ मिलेंगे और एक युद्ध होगा। कौन सा? जिसमें अंग्रेजों की अध्यक्षता कौन करेगा? गवर्नर जनरल वेजली। और युद्ध के मैदान में कौन होगा? इधर पूरा मराठा संघ। मराठा संघ में सिंधिया भी हैं, भोसले भी हैं और पूना भी है।
किसके साथ? हाँ, हो गया, युद्ध में आ गए ये लोग, वो भाग गया ना, ये आ गए। इनको जसवंत राव होलकर खींच लाएगा, इनको खींच लाएगा, वो मजबूत आदमी है, जसवंत राव होलकर को सिंधिया को खींच लाएगा और क्या कहेगा, लड़ो मेरे साथ, लड़ाई होगी, ठीक। लड़ाई में कौन जीतेगा? ये हार जाएंगे और वेलजिरी की विजय हो जाएगी। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में समस्त मराठा संघ क्या हो जाएगा, हार जाएगा, और एक संधि होगी। इस संधि में अंग्रेज कुछ भाग सिंधिया को देंगे, कुछ चीजें भोसले को देंगे और कुछ चीजें पूना को देंगे। देखो क्या दिया। हाँ, पूना संघ का मतलब है कि जहां पे पेशवा बैठ के गद्दी पे काम कर रहा है, ठीक है। इसका पेशवा कहां चला गया? अंग्रेजों के पास, बाजीराव सेकेंड। कौन इस पे अधिकार कर लेगा? जसवंत राव होलकर। तो देखो आगे, और एक संधि कौन सी होगी? सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के तहत देवगांव की संधि। पहली देखो, टोटल 3 संधियां होंगी, सिंधिया अंग्रेज, भोसले अंग्रेज और पूना अंग्रेज। तो देवगांव की संधि किसके बीच हुई? अंग्रेज और भोसले के बीच। भोसले ने नागपुर में अंग्रेजी रेजिडेंट रखने की अनुमति, यानी कहीं ना कहीं नागपुर भी किसके अधीन हो गया? रेजिडेंट का मतलब समझ गया ना, सैनिक, सेनाओं का प्रमुख रहेगा कहां? नागपुर में। इसका रख रखाव कौन रखेगा? भोसले। और काम किसका करेगा? अंग्रेजों का। यानी नागपुर पर अधीनता किसकी हो गई? और अंग्रेज भोसले ने अंग्रेजों को कटक बालासोर का क्षेत्र दे दिया। देवगांव की संधि में पहले भोसले ने क्या स्वीकार किया? अंग्रेजी रेजिडेंट को कहां रखने की अनुमति दे दी? नागपुर पे। और भोसले ने अंग्रेजों को क्या दे दिया? कटक। कटक कहां है? उड़ीसा। बालासोर कहां है? उड़ीसा। ये गिफ्ट दे दिए। तो देवगांव की संधि किधर झुकी हुई है? अंग्रेजों की तरफ। क्यों? क्योंकि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर किसके बीच? अंग्रेजों और 3 शक्तियों के बीच। कौन जीता? वेलजिली। तो संधि किधर झुकेगी? तो देवगांव की संधि किसके बीच? अंग्रेज और भोसले के बीच। भोसले ने नागपुर में अपने रेजिडेंट रखने की अनुमति दे दी और कटक और बालासोर का क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया। नेक्स्ट देखो, सुरजी अर्जन गांव की संधि इंपॉर्टेंट है, आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे आरओ, कोई ना कोई क्वेश्चन इन संधियों से क्वेश्चन पूछा गया है। पहली संधि से लेकर आखिरी संधि, जितनी कोई संधियां होंगी उसमें देखना। तो सुरजी अर्जन गांव की संधि किसके बीच? अंग्रेज और सिंधिया। देवगांव की संधि किसके बीच? अंग्रेज और भोसले के बीच। सुरजी अर्जन गांव की संधि किसके बीच? सिंधिया ने अपना भाग अंग्रेजों को दे दिया। सिंधिया दरबार में एक अंग्रेजी रेजिडेंट की, तो जो देवगांव में भोसले ने किया वही सुरजी अर्जन गांव में सिंधिया ने किया। यानी कहीं ना कहीं सिंधिया अधीन हो गया। अब तुम्हें देखेगा कि पूरा मराठा संघ किसके अधीन आ रहा है? अंग्रेजों के। चाहे वो पूना हो, चाहे सिंधिया हो, चाहे भोसले हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, पूरा समस्त मराठा साम्राज्य किसके अधीन आ गया? धीरे धीरे आ गया। नेक्स्ट आओ। और इसके बाद 2 संधियों के बाद कुछ समय के लिए दोनों शांत रहेंगे और आखिरी युद्ध कौन सा होगा? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। कब होगा? 1817 और 1818। एक तरफ, दूसरी तरफ मराठा। इसके बाद अब क्या हो जाएगा? समस्त रूप से मराठा साम्राज्य का अंत हो जाएगा और हमेशा के लिए महाराष्ट्र किसके अधीन हो जाएगा? अंग्रेजों के लिए। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद क्या होगी? आखिरी संधि। कौन सी? हालांकि आखिरी संधि नहीं है, पूना की संधि के बाद पेशवा हमेशा के लिए कहां चला जाएगा? कानपुर। अभी देखो, इस संधि से बाजीराव टू को अंग्रेजों का पेंशनर बनाकर, इसको क्या बनाकर कहां भेज दिया गया? कानपुर निर्वासित। कानपुर में एक जगह है जिसका नाम क्या है? बिठूर। यहीं पे भेज दिया गया। यहीं पर उसको नाना साहब गोद लेंगे, तात्या टोपे सेनापति होगा। यानी 1818 पूना की संधि किसके बीच? अंग्रेज और बाजीराव टू। अंग्रेजों की तरफ से कौन साइन कर रहा है? एल्फिंस्टन और बाजीराव की। ठीक है, इस संधि के तहत क्या बना दिया गया? बाजीराव टू को पेशवा के पद से उतारकर अंग्रेजों का पेंशनर बनाकर कहां भेज दिया गया? कानपुर। अब इनका जीवन कहां व्यतीत होगा? अब इनका महाराज से कोई लेना देना नहीं। और एक लास्ट संधि, मंदसौर की संधि, जो किसके बीच हो रही है?
किसके बीच? मंदसौर की संधि 1818, अंग्रेज और होलकर। अब होलकर भी किसके अधीन हो गया? तो तुमने देखा, चाहे सिंधिया हो, चाहे भोसले हो, चाहे होलकर हो, चाहे पूना संघ हो, वो धीरे धीरे किसके अधीन चला गया? विभिन्न संधियों के तहत अंग्रेजों के अधीन। और आखिरी संधि कौन सी है? मंदसौर की संधि, जो 1818 में हो रही, किसके बीच? अंग्रेज और होलकर। देखो क्या हुआ, और अंततः संपूर्ण मराठा साम्राज्य अंग्रेजों के अधीन आ गया। अंग्रेजों के अधीन आते समय अंततः अंतिम छत्रपति कौन था? क्वेश्चन पूछा गया, जब अंग्रेजों के अधीन आ रहा था मराठा संघ, तो 1818 में अंतिम छत्रपति कौन? शाहजी अप्पा साहब, शाहजी अप्पा साहब। और अंतिम पेशवा कौन? अगर क्वेश्चन ये पूछा गया तो इजी होगा, लेकिन अगर ये पूछ लिया गया तो थोड़ा टफ। तो याद रखना, अंतिम छत्रपति कौन है? ये वही अंतिम छत्रपति, इसके बाद मराठा साम्राज्य पूरी तरह से अंग्रेजों के, तथा अंतिम पेशवा बाजीराव। और इसके मंदसौर की संधि के बाद अंततः ये कहा जा सकता है कि अब मराठा पूरी तरह से किसके अधीन हो गए? अंग्रेजों के अधीन। और ये 3 मराठा युद्ध का इतिहास था। ठीक है, मराठा साम्राज्य। ठीक, क्या क्या पढ़ लिया? मराठाओं का उदय, शिवाजी पढ़ लिए थे। उसके बाद पेशवाओं का इतिहास पढ़ लिया। फिर पानीपत का 3rd बैटल पढ़ा। फिर 1st, 2nd और 3rd एंग्लो मराठा पढ़े। इतिहास कहाँ शुरू हुआ? 1674 से, जब शिवाजी का अभिषेक हुआ। और कब तक? 1818। यानी यहां से शुरू करके हम कहां तक आ गए? इतना लंबा समय हमने पढ़ लिया। कितनी क्लास में हुआ था? 4 या 5 क्लास। इसको सही से पढ़ लेना, तुम्हारा मराठा साम्राज्य ठीक हो जाएगा।